मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति राजस्थान के इतिहास में गोहिल वंश हम पढ़ रहे थे और गोहिल वंश को आज हम देखेंगे कि गोहिल वंश हमने गोहिल वंश को तैयार किया। गोहिल वंश में मैंने आपको बताया था बच्चों कि गोहिल वंश में गोहिल कौन थे। फिर मैंने आपको ये बताया था राजस्थान में चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ में रहने वाले गोहिल वंश के थे। फिर मैंने बात की थी कि कर्नल जेम्स टोड है, उसने 24 शाखाएं बताई थी। फिर कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के निवासी थे, यहाँ तक की हमने बात की थी। आगे आज हम देखेंगे कि गोहिल कौन थे या गोहिलादित्य कौन था, तो ध्यान देना है अपन को यहाँ पे। यहाँ देखिए मैंने ये राजस्थान का मैप है और यहाँ ये जगह जो है ये मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में चित्तौड़, ये चित्तौड़ के कौन है? गोहिल वंश। कौन सा वंश है ये? गोहिल वंश। चित्तौड़ में गोहिल वंश है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि एक जनपद बताया था, शिवी जनपद। इस शिवी जनपद में कौन सी जाति रहती थी? मेद जाति निवास करती थी। ये मेद जाति जो थी, इसी कारण यहाँ पर निवास करने वाले मेदवाट कहलाते थे। मेदवाट के बाद इनको प्रागवाट भी कहने लगे थे। प्रागवाट बाद में माध्यमिका इसकी राजधानी बताई थी मैंने। माध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है और नगरी जो है जिस चित्तौड़ में स्थित है, इसी वजह से ये कहाँ है? चित्तौड़ में। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया बच्चों। यहाँ देखिए ये मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत में चित्तौड़ है। चित्तौड़ में एक गोहिल वंश है, जनपद है। 16 महाजनपदों की मैंने बात की थी। 16 महाजनपदों में से सीवी जनपद है ये। फिर मैंने आपको बताया कि जनपद में कौन सी मेद जाति यहाँ निवास करती है, इसलिए यहाँ के लोगों को मेदवाट कहते हैं। मेदवाट के बाद यहाँ प्रागवाट कहते हैं यहाँ के लोगों को। प्रागवाट के बाद माध्यमिका इनकी राजधानी थी। माध्यमिका को नगरी कहते हैं और नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। यहाँ तक का हमने बात की थी। हम जो है गोहिल को देख रहे हैं कि गोहिल कौन है। तो यहाँ तक हम बात करने के बाद आगे हम अध्ययन करेंगे। तो हम जो है हम देख रहे हैं कि मेवाड़ की कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों। एक है गोहिल वंश, जिसको गोहित भी बोलते हैं, गोहिल वंश। और एक है सिसोदिया वंश। मैंने आपको बताया था गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिलादित्य, ये संस्थापक हैं गोहिलादित्य। इसने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ गोहिलादित्य हैं। अब ये गोहिलादित्य कौन है? ये कहाँ से आया है? ये कहानी का रूप क्या रहता है उसको हम देखेंगे कि ये कहाँ से आया गोहिलादित्य। तो यहाँ मैंने राजस्थान बनाया है। यहाँ राजस्थान के यहाँ सटके कौन सा है? गुजरात है। गुजरात में एक जगह है यहाँ पे बच्चों, वो कौन सी जगह है? वल्लभी। वल्लभी कहते हैं। और वल्लभी का राजा कौन था? वल्लभी का राजा शीलादित्य। शीलादित्य है। शीलादित्य की धर्मपत्नी कौन है? शीलादित्य की धर्मपत्नी पुष्पावती। पुष्पावती। अब कहानी कुछ इस तरह से रहती है। गुजरात में वल्लभी प्रदेश है और वल्लभी प्रदेश में कौन है? शीलादित्य है। ये शीलादित्य की पत्नी कौन है? पुष्पावती। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए होता क्या है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आक्रमण होता है हूणों का। हूण जो है वो एक खतरनाक जाति होती है। हूणों ने हमला किया यहाँ पे गुजरात पे, और गुजरात
गुजरात में कौन सी जगह वल्लभी नगर पर हमला किया था, और वल्लभी नगर में राजा शिलादित्य पर हमला किया था। राजा शिलादित्य का साम्राज्य चूर चूर हो गया था। शिलादित्य का साम्राज्य चूर चूर हो गया था। शिलादित्य भी खत्म हो गया था। पत्नी पुष्पावती बच गई थी। कैसे बच गई थी? पत्नी पुष्पावती गई हुई थी अम्बा भवानी की तीर्थ यात्रा पे। पुष्पावती जब वापस घर पर लौटकर आई, यानी अपने वल्लभी प्रदेश में आई, तो उसने देखा कि यहाँ पर हूणों का आक्रमण हो गया। हूण जो है एक खतरनाक जाति है। उन्होंने पूरे वल्लभी को अपने अधिकार में कर लिया था। पुष्पावती को जब पता चला कि उनके पति जो हैं वो इस युद्ध में ख़त्म हो गए हैं, पुष्पावती गर्भवती थी। पुष्पावती अब जाकर छिप गई थी एक गुफा के अंदर, और एक गुफा के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया था। और वही बच्चा क्या कहलाया? ये गोहिलादित्य कहलाया, क्योंकि गुफा में जन्म देने के कारण ही इसका नाम क्या कहलाया? गोहिलादित्य। गोहिलादित्य इसका नाम कहलाया था। और यही बच्चा जो था बाद में वहाँ बच्चे को सौंप दिया था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विजयादित्य। विजयादित्य को ये गोहिलादित्य सौंप दिया था। और पुष्पावती जो थी वो सती हो गई थी, क्योंकि इनके पति शिलादित्य ही नहीं रहे थे। पुष्पावती जिंदा रहकर क्या करती? पुष्पावती भी सती हो गई थी। बच्चा सौंप दिया था विजयादित्य को। विजयादित्य ने बच्चे को बड़ा किया। बच्चा बड़ा होकर ये गोहिलादित्य के नाम से गोहिल वंश की स्थापना कर दी थी। और ये गोहिल वंश मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में होता है। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया गोहिलादित्य कौन था। अब देखिए बच्चों, गोहिलादित्य कौन था, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। मैंने आपको एक बताया था पहले कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने 24 शाखाएं बताई थी और 8 पीढ़ियों का वर्णन किया था। उन्होंने कहा कि गोहिल वंश की कितनी पीढ़ियाँ थी? 8 पीढ़ियाँ थी बच्चों। तो यहाँ हम 8 पीढ़ियों की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ कर्नल जेम्स टोड, ये कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड के स्कॉटलैंड का निवासी है। इंग्लैंड में, भारत में, राजस्थान के मांडलगढ़ में सबसे पहले ये भारत में आया था। इसने एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बुक लिखी थी। इन्होंने एक पश्चिम भारत की यात्रा किताब लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 8 पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ हैं? 8 पीढ़ियाँ। पहली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के राजा कौन थे? पहली पीढ़ी के राजा शील पहले नंबर के थे। दूसरे नंबर के अपराजित होते हैं। फिर तीसरे नंबर का कौन बता रहा है? कर्नल जेम्स टोड की गोहिलों में तीसरे नंबर पे आता है भरत भट्ट आता है, नरवाहन आता है, नरवाहन। और नरवाहन के बाद कौन आएगा? नरवाहन के बाद यहाँ आते हैं शक्ति कुमार है यहाँ पे। शक्ति कुमार के बाद विजय सिंह और नागादित्य। विजय सिंह है और नागादित्य है। और फिर एक आता है अल्लट। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है बच्चों की गोहिलों की 8 शाखाएं होती है, 8 पीढ़ियों के वंशज थे। सबसे पहले पीढ़ी कौन सी बताई इन्होंने? यहाँ देखिए, यहाँ शील बताया पहले नंबर का, शील के बाद अपराजित बताया दूसरे नंबर का, भरत भट्ट है तीसरे नंबर का, नरवाहन है 4 नंबर पे, शक्ति कुमार है 5 नंबर पे, विजय सिंह है 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे नागादित्य है, और अल्लट नाम आता है। यहाँ जो नागादित्य है इसकी भीलों ने यहाँ पर हत्या कर दी थी, और भीलों ये 8वीं पीढ़ी से थे। उसके बाद में अल्लट और बप्पा रावल का इतिहास हम देखेंगे कि बप्पा रावल कौन था, और अल्लट का हम देखेंगे कि अल्लट कौन था। यहाँ तक आपने देखा, ये राजस्थान का मैप है। हूणों ने यहाँ पर हमला किया था गुजरात के वल्लभी पे। शिलादित्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पुष्पावती भवानी, अम्बा भवानी की यात्रा पर गई थी, वापस आई। गुहा लेख यानी गुफा में बच्चे को जन्म दिया था, नाम हो गया गोहिलादित्य। यही बच्चा चित्तौड़ का राजा बना था। भीलों ने अंगूठे पे चीरा लगा के इसका राज्याभिषेक किया था गोहिलादित्य का। यहाँ तक हमने देखा। यहाँ तक देखने के बाद हमने ये
गोहिलादित्य का इतिहास हमने देखा। कर्नल जेम्स टोड ने कितनी शाखाएं बताई, 8 पीढ़ियां बताई थी, 24 शाखाएं बताई थी। अब आगे का हम अध्ययन करते हैं कि ये अल्लहट कौन था और बप्पा रावल कौन था। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है अल्लहट। ये गोहिल वंश का है अल्लहट। अल्लहट क्या होता है? आलसी होता है बच्चों। क्या होता है? आलसी। ये अल्लहट आलसी राजा था। यहाँ आ से हम इसको क्या बना देंगे? आहड़ बनाएंगे। आहड़ का ये राजा होता है। यहाँ है से क्या है? यहाँ पे हरिया देवी। अब बोले तो ये हरिया देवी कौन थी? यहाँ अल्लहट जो था वो कहाँ का? आहड़ का राजा था बच्चों। आहड़ कौन सी? राजस्थान में। ये कौन सी जगह पर स्थित है? आहड़ राजस्थान में। आहड़ जो है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं अल्लहट है। अल्लहट आहड़ का राजा है। हरिया देवी कौन है? और उदयपुर आहड़ में स्थित है। हरिया देवी ये हुणों की राजकुमारी है। हुणों की राजकुमारी है। हुण कौन थे बच्चों? ये खतरनाक जाति थी जिसने हमला किया था गुजरात के वल्लभी पे। हुणों की राजकुमारी हरिया देवी है। और इस हरिया देवी से विवाह किया था किसने? अल्लहट ने। राजस्थान के इतिहास में ये पहला इंटरनेशनल मैरिज कहलाती है। इंटरनेशनल मैरिज का मतलब होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय विवाह। क्योंकि ये हरिया देवी जो थी ये विदेश में रहने वाली थी और अल्लहट जो थे वो राजस्थान में रहने वाले थे। ये इंटरनेशनल मैरिज अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। तो राजस्थान के पहले ऐसे राजा कौन थे जिन्होंने विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था? तो नाम आता है बच्चों अल्लहट का। और अल्लहट जो है वो गोहिल वंश के हैं। अल्लहट ने हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से 7 फेरे लिए थे। इनके साथ विवाह किया और आहड़ नगरी में लेकर आए थे। आहड़ नगरी कहाँ है? उदयपुर में है। कौन सी जगह है बच्चों? उदयपुर में। यहाँ तक ठीक है। अगर अब बात करें तो कि भारत में इंटरनेशनल मैरिज करने वाला राजा, सबसे पहला राजा कौन था? राजस्थान में हमने बात की कि राजस्थान में इंटरनेशनल मैरिज करने वाला सबसे पहला राजा कौन है? अल्लहट है। और अगर इंडिया में हम बात करें तो भारत में आपने नाम सुना होगा बच्चों मौर्य वंश। और मौर्य वंश का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था यूनान की हेलेना के साथ। और यही इंटरनेशनल मैरिज यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। ये मौर्य वंश हम देखेंगे पेपर प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें हमारा ये चैप्टर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये मौर्य कहाँ से आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन थे? चाणक्य कौन था? टीवी या सीरियल में आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, इसको विष्णुगुप्त भी कहते थे। ये राजकिलम का खेल खेल रहा था, एक कहानी होती है पूरी, और इसको चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त पे होती है। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाते हैं जहाँ उसको संपूर्ण शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या और सारी विद्याओं से परिपूर्ण किया जाता है। ये पूरी कहानी जब हम वो पेपर प्रथम प्राचीन भारत के इतिहास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में इंटरनेशनल मैरिज अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला पहला गोहिल वंश का राजा कौन होता है? अल्लहट होता है।
यहाँ हमने मौर्य वंश में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ विवाह किया था। ये भारत का पहला राजा था जिसने इंटरनेशनल मैरिज की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक ठीक है बच्चों। आगे हम अध्ययन करते हैं। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर में। उदयपुर में ही इस अल्हट ने वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अल्हट की बात हो गई, मौर्य वंश के राजा की बात हो गई। अब अगर हम आगे चले तो बप्पा रावल का नाम आता है इतिहास में। इतिहास में किसका नाम आता है कि बप्पा रावल कौन थे ये? तो यहाँ बप्पा रावल, यहाँ देखिए बप्पा एक उपाधि का नाम है और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या होता है? बप्पा का वास्तविक नाम होता है काल भोज। काल भोज नाम होता है। ये कहाँ के? ये गुहिल वंश का था। इस गुहिल वंश को रावल वंश भी कहते हैं। रावल वंश का अंतिम शासक कौन था? रानी पद्मिनी के जो पति थे रतन सिंह, वो अंतिम रावल वंश के राजा होते हैं, जो आपने पहले अध्ययन किया था। यहाँ गुहिल वंश के हैं ये। और अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ये यहीं देखिए कॉन्सेप्ट। एक होता है यहाँ पे सुल्तान और एक होता है यहाँ पे बादशाह या सम्राट। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सुल्तान किसको कहते हैं और बादशाह किसको कहा जाता है, सम्राट किसको कहा जाता है। सुल्तान कौन होते हैं, बादशाह कौन होते हैं, बादशाह कोई सम्राट कहते हैं, इनमें क्या भेद है, क्या अंतर है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये है इधर दिल्ली और यहाँ भी है दिल्ली। दिल्ली में जो शासन होता है दिल्ली, और दिल्ली में कौन है, ये सुल्तान है और ये है यहाँ दिल्ली। और दिल्ली में कौन है, बादशाह है और सम्राट है। यहाँ सुल्तान में और बादशाह सम्राट में क्या अंतर होता है ये हम देख रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली में कौन सा वंश है, दिल्ली में ये सल्तनत वंश है। ये कौन सा वंश है, ये सल्तनत वंश है। और यहाँ दिल्ली में मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश है। मुग़ल वंश के सम्राट बादशाह कहलाते हैं यहाँ, और से सम्राट कहलाते हैं। और सल्तनत वंश के जो राजा होते हैं उनको सुल्तान कहते हैं। अब यहाँ सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है ये हम नोट कर रहे हैं कि क्या अंतर होता है। तो यहाँ देखिए इस समय क्या होता है कि दिल्ली के अंदर कौन है बच्चों, दिल्ली में कौन है, दिल्ली में जो सुल्तान ये कहाँ से आया है, तो इसका संबंध कहाँ से होता है, ईरान से होता है। ईरान में कौन है, खलीफा होता है। और ये खलीफा को क्या कहते हैं, विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु, मुसलमानों का ये विश्व गुरु होता है। ये खलीफा यहाँ से क्या करेगा, एक फरमान भिजवाएगा, फरमान। और इस फरमान को क्या कहते हैं, इस फरमान को सनद कहा जाता है। ये फरमान कहाँ आता है, ये दिल्ली में आएगा। और इस सुल्तान को जब मान्यता मिलती है खलीफा से, खलीफा जब इस सुल्तान को मान्यता देगा तभी ये सुल्तान दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनेगा, दिल्ली का राजा बनेगा। इसको सुल्तान कहते हैं, सुल्तान नाम दिया जाता है। यहाँ तक ठीक है बच्चों। कहने का मतलब यहाँ यह है कि यहाँ हमने अध्ययन किया कि दिल्ली में सुल्तान होते हैं और इधर दिल्ली में बादशाह है। सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, यहाँ दिल्ली का जो सुल्तान है ये एक व्यवहारिक सुल्तान होता है, ये एक सैद्धांतिक नहीं होता है। इसको खलीफा से आज्ञा लेनी होती है। इस सुल्तान जो होगा ये खलीफा से मान्यता लेगा और खलीफा एक फरमान भेजेगा कि हाँ आप दिल्ली के आप सुल्तान बन सकते हैं, आप सुल्तान बनने के योग्य हैं। और वो फरमान जब यहाँ दिल्ली पहुँचेगा उसके बाद ही ये जो सुल्तान है वो सुल्तान कहलाएगा।
तो ये सुल्तान कहलाते हैं। तो ये जो दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो क्या है, वो व्यवहारिक सुल्तान है, और वास्तविक सुल्तान कौन होता है, खलीफा होता है। यहाँ तक हमने देखा बच्चों। अब यहाँ जो है, जो मुग़ल वंश के सम्राट थे, ये सैद्धांतिक राजा होते हैं, इसीलिए इनको बादशाह कहते हैं। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ये किसी से मान्यता प्राप्त, किसी से फरमान नहीं लेते हैं, मान्यता नहीं लेते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ दिल्ली के जो सुल्तान हैं, इन सुल्तानों को मान्यता लेनी पड़ती है, और वो मान्यता कहाँ से लेते हैं, ये खलीफा से लेते हैं। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ ये वास्तविक सुल्तान खलीफा होता है, ये केवल इनके खलीफा का प्रतिनिधि सुल्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, सुल्तान कहलाता है। यहाँ बादशाह जो है, सम्राट जो है, वो स्वयं में अपने अधिकार स्वयं लेते हैं। ये अपनी मर्जी के मालिक स्वयं होते हैं। ये अपना प्रशासन स्वयं चलाते हैं। ये सर्वे सर्वा होते हैं। ये ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। इनका शासन अपना स्वयं का शासन होता है बच्चों। यहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या होता है कि मैंने अभी ये बात की थी दिल्ली के सुल्तान की। आज बच्चों मैंने आपको बताया था, राजस्थान के इतिहास में हमने अध्ययन किया था। मेदवाट है, प्रागवाट, माध्यमिका को नगरी कहते थे, नगरी को चित्तौड़ कहते थे, यह हमने अध्ययन किया था। फिर हमने कहानी बताई थी, हूण एक खतरनाक जाति हमला करती है उत्तर पश्चिम भारत पे, और जो शीलादित्य है वो युद्ध में चकनाचूर हो जाते हैं। शीलादित्य अपने प्राण त्याग देते हैं। पुष्पावती उसमें अम्बा भवानी की यात्रा पे गई थी, हमने ये अध्ययन किया था। जन्म दिया था गोहिलादित्य को जन्म दिया था, हमने अध्ययन किया था। हमने अल्हट की बात की थी, इंटरनेशनल मैरिज की बात की थी, भारत में कौन था, राजस्थान में कौन था, हमने ये बात की। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि यहाँ सुल्तान है और यहाँ बादशाह है। अब इनकी भूमिका आगे क्या रहती है, इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही काफ़ी है, और फिर हम इसके आगे के अध्ययन के लिए हम नेक्स्ट कक्षा में आपके लिए फिर हम रूबरू होते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।